अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पेडागोजी के 100 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास। इसमें कहता है द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इज टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स ए अचीवमेंट्स, बी हैबिट्स, सी इंटरेस्ट या डी एटीट्यूड्स। ठीक है, यानी कहता है कि बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, यानी कि एजुकेशन मेजरमेंट की जो बेसिक फंक्शन है किस चीज को फाइंड आउट करते हैं, इज टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स की किस चीज को फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, सबसे पहली चीज ये है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो जब मेजरमेंट की जाती है तो हम फाइंड आउट करते हैं क्या जो हमारा टारगेट जो सेट किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी अचीवमेंट्स हुई है। अगर उनकी अचीवमेंट हुई है तो फिर सही है, अगर नहीं तो फिर हम स्ट्रेटजी वगैरह चेंज करते हैं। तो इट्स मीन कि द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट इज टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट की अचीवमेंट जो है वो हुई है या नहीं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है द बेस्ट measure to avoid guessing in a structured response test is to use A true false item, B completion items, C matching items या D multiple choice items। ठीक है, टू तो देखिए द बेस्ट measure to avoid guessing इन यानी कि अवॉइड करना गसिंग से इन अ स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस टेस्ट इज टू। तो ये ट्रू फॉल्स ये तो नहीं हो सकता, मैचिंग आइटम्स भी नहीं हो सकता, मल्टीपल चॉइस भी नहीं, कंप्लीशन आइटम जो है ये आपके पास अवॉइड गसिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस टेस्ट इज टू यूज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 में क्या कहता है, द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट एक्सेप्ट। ठीक है, कहता है कि फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ टीचर मेड टेस्ट एक्सेप्ट। किस इन चार में से कौन सा जो है वो एक्सेप्ट है? ये मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, ये तो है। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सक्सेस, ये भी बिल्कुल है। इवेल्युएटिंग द अकम्प्लिशमेंट, बिल्कुल ये भी है। डायग्नोसिंग स्टूडेंट डिफिकल्टीज, ये जो है आपके पास इसका ये डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। नोइंग लर्निंग डिफिकल्टीज इज पॉसिबल थ्रू, यानी कि नोइंग लर्निंग डिफिकल्टीज जो है ये पॉसिबल है थ्रू किसके? प्लेसमेंट टेस्ट के जरिए, बी समेटिव टेस्ट के लिए इवैल्यूएशन के जरिए, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के जरिए, समेटिव इवैल्यूएशन के जरिए, या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के जरिए, या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जरिए। 4 तो देखिए नोइंग लर्निंग डिफिकल्टीज, जब हम डिफिकल्टीज को डायग्नोज करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं कि बच्चों की स्टूडेंट्स की क्या डिफिकल्टीज हैं, तो जब हम उनको डायग्नोज करते हैं तो वो फिर आपके पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगी, सी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या कहता है व्हेन वर प्राइवेट स्कूल नेशनलाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो नेशनलाइज कब हुए थे? 1962 में, 1972 में, 1982 में, 1992 में। तो प्राइवेट स्कूल जो है वो नेशनलाइज हुए थे 1972 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, इसकी तरफ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज। ठीक है, कहता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है किसकी? हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल कौन से होते हैं? जो नर्सरी से लेके तो सेकेंड ईयर तक होते हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है ना, टॉप पे वो नहीं कह रहा है कि जो आपके पास फर्ज करते हैं जैसे पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास कहता है डी 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 ओ
डीईओ, ईडीओ या डीपीआई, ठीक है। 6, तो 6 का आपके पास आ जाएगा ये द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज ईडीओ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7 में क्या कहता है, इसमें कहता है ट्रेडिशनली सुपरविजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ई इंस्पेक्शन, बी गाइडेंस, सी कंट्रोलिंग या डी मेंटरिंग। तो ट्रेडिशनल सुपरविजन जो थी वो इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंस्पेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ सेशन इज नाउन थ्रू। कहता है कि स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है एट द एंड ऑफ सेशन इज नाउन थ्रू, किसके जरिए से हम मेजर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एंड ऑफ सेशन है या एंड ऑफ आपके पास ईयर है या जो भी एंड, यही लास्ट में फर्ज करते हैं कि एक साल के बाद जो होती है या जिस तरह भी सेशन है जो भी है, तो एंड पे, ठीक है ना, ये एंड उसने लफ्ज यूज किया, एंड ऑफ सेशन, ठीक है। तो कहते हैं ये समेटिव इवैल्यूएशन है, बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है या सी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या डी प्लेसमेंट। तो जब एंड ऑफ सेशन होगा तो वो आपके पास हमेशा समेटिव इवैल्यूएशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट इज, कहता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल। टेस्ट जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल है, यानी कि मेजरमेंट का ये टूल है, या आपके पास अ प्रॉब्लम सॉल्वर डिवाइस है, या सी कंटेंट डेवलपिंग टूल है, या डी नॉलेज शेयरिंग टूल है। तो देखिए टेस्ट क्या होता है, हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि बच्चों की जो है या बच्चों का किसी भी चीज का जब हम टेस्ट लेते हैं, और वो पीएससी का है, एनटीएस का है, बच्चों का टेस्ट है, तो स्कूल में है, स्कूल लेवल पे, तो वो क्या होती है, मेजरमेंट होती है, ठीक है ना। तो इस इट्स मीन टेस्ट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, इन करिकुलम डेवलपमेंट द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू। कहता है कि करिकुलम डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है करिकुलम डेवलपमेंट में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि कंटेंट सेट किए जाए, या बी मेथड सेट किया जाए, या सी ऑब्जेक्टिव, या डी इवैल्यूएशन। देखिए सबसे पहले करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि हमारे नेशनल लेवल पे या जिस तरह भी है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब सबसे पहले सेट किए जाते हैं फिर उनके ऊपर काम किया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि टेलर मॉडल इज यूज्ड फॉर, टेलर का जो मॉडल है वो यूज होता है किसके लिए, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, या सी स्कूल इंप्रूवमेंट के लिए, या डी टीचर ट्रेनिंग के लिए। तो टेलर का जो मॉडल होता है वो फॉर यूज करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। टेलर मॉडल इज यूज्ड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट जो है उसके लिए ये टेलर मॉडल जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो 11 का आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करेंगे कि 12 में क्या कह रहे हैं, इसको देखेंगे हम 12 क्वेश्चन को। 12, तो देखें 12 में क्या कहता है, इट encourages and provides opportunity for students to be involved in physical, social and exploration skills, ठीक है। वो कहता है कि कोर एक्टिविटी करिकुलम है, कोर करिकुलम है, सी सब्जेक्ट करिकुलम है, या डी हिडन करिकुलम है। 12, तो देखिए आपके पास इन encourages and provides opportunity, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू बी इन्वॉल्व इन फिजिकल, यानी कि बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हों या फिजिकल, सोशल एंड एक्सप्लोरेशन स्किल्स में। तो वो सिर्फ किस में हो सकता है, ये आपके पास एक्टिविटी करिकुलम में हो सकता है, ये आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये क्या होंगे, बच्चे अपॉर्चुनिटी होगी और फिजिकली और सोशल जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में क्या कहता है, टीचर्स रोल इज टू फैसिलिटेट बाय यूटिलाइजिंग द इंटरेस्ट एंड यूनिक नीड्स ऑफ
लर्नर्स थ्रू, कहता है कि टीचर सेंटर करिकुलम के थ्रू, कोर करिकुलम के थ्रू, सी लर्नर सेंटर करिकुलम के थ्रू, या डी इंटीग्रेटेड करिकुलम के थ्रू। 13। तो देखें, टीचर्स रोल इज टू, जब टीचर फैसिलिटेट करेगा, बच्चों को फैसिलिटेट करेगा बाय यूटिलाइजिंग द इंटरेस्ट, ठीक है, यूटिलाइज करेगा इंटरेस्ट को, यूनिक नीड्स ऑफ लर्नर्स, ठीक है, थ्रू, तो वो जाहिर है डेफिनेट बात है कि लर्नर सेंटर करिकुलम में होगा। जब वो एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा होता है टीचर, तो वो लर्नर सेंटर करिकुलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहता है द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग पीपल्स ओपिनियन अबाउट कंटेंट सिलेक्शन इज नाउन एज, यानी कि कंटेंट की सिलेक्शन में लोगों के जो ओपिनियंस है, ठीक है, तो वो प्रोसीजर जो होता है वो क्या कहता है कि वो क्या कहलाता है, वो कौन सा प्रोसीजर है, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग पीपल्स ओपिनियन अबाउट कंटेंट, कंटेंट के बारे में लोगों के ओपिनियन लेना का जो प्रोसीजर है सिलेक्शन इज नाउन एज, उसको क्या कहते हैं, ए जजमेंट, बी एनालिटिकल, सी एक्सपेरिमेंटल, या डी कंसेंशुअल, ठीक है, कंसेंशुअल। तो 40, तो ये आपके पास होता है ना, द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग पीपल्स ओपिनियन अबाउट कंटेंट सिलेक्शन इज नाउन एज कंसेंशुअल होगा, ठीक है ना, डी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, इन इवैल्यूएशन व्हिच इज कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स इज नाउन एज, ठीक है, ए सुमेटिव, बी प्लेसमेंट, सी फॉर्मेटिव, या डी डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, कहता है एन इवैल्यूएशन व्हिच इज कैरिड आउट, कहता है कैरिड आउट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, जब आपके पास कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, रेगुलर इंटरवल होगा, तो रेगुलर बेसिस पे जब आपके पास इवैल्यूएशन होगी तो उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे, याद रखना आपने, ठीक है। एट द एंड होगी तो वो आपके पास सुमेटिव होगी, इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाएंगे, इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है 16, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 16, इसके कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959 वाज हेडेड बाय, यानी कि 1959 का जो कमीशन था उसको कौन हेड कर रहा था, उसका नाम क्या था, ठीक है, जो बंदा उसका हेड कर रहा था, ठीक है, सुपरविजन कर रहा था, जो उसका हेड था, तो वो कौन सा, नूर खान था, ए, बी फजलुर रहमान था, सी मोहम्मद अली होती था, या डी एस.एम. शरीफ था, ठीक है। तो 1959 का जो हेडेड था नेशनल एजुकेशन कमीशन का, तो वो आपके पास था एस.एम. शरीफ था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में कहता है इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन व्हाट एन इंडिविजुअल बिलीव्स, परसीव्स और फील्स इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट, बी एटीट्यूड स्केल, सी जनरल नॉलेज टेस्ट, या डी सब्जेक्ट टेस्ट। 17, तो ये आपके पास जो होता है इसको एटीट्यूड टेस्ट कहेंगे, ठीक है, एटीट्यूड स्केल कहेंगे, ठीक है। इट attempts to determine what an individual believes, तो ये आपके पास एटीट्यूड स्केल टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द accessible population has an equal chance of being selected to participate in a study, the researcher is using, कहता है कि जब आपके पास कोई भी सैंपल लिया जाता है या आपके पास पॉपुलेशन को यूज किया जाता है, तो जब कोई रिसर्चर, तो ये स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कहता है कि जब इक्वल चांस हो, हर रे का इक्वल चांस हो, किसी भी जब आप यूज करते हैं तो कोई भी सैंपल लेते हैं पॉपुलेशन में से, तो कहता है कि हर रे का इक्वल चांस हो कि कोई भी आ सकता है, तो उसको कौन सा सैंपल होगा, उसको क्या नाम देंगे, ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहेंगे, बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहेंगे, या सी कन्वीनियंस सैंपलिंग कहेंगे, या डी पर्पसिव सैंपलिंग कहेंगे, ठीक है। 18, तो जब आपके पास इक्वल चांस हो सबका, तो वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट सैंपल इज वन दैट इज,
selected at random, B convenient, C representative of population या D purposefully selected। ठीक है। 19। तो देखिए आपके पास बस सैंपल इज वन दैट, जब आप कोई भी सैंपल पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रा करते हैं तो सबसे बेस्ट वे ये है कि हर एक के आने के चांसेस इक्वल हों। ठीक है। तो जब हर एक के यानी कि बायसनेस न हो, जब बायसनेस नहीं होगी तो उसके लिए आप रैंडम सैंपलिंग का जो है वो वे अप्लाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। अब हम 20 को देखेंगे कि 20 में क्या करें। तो 20 में कहता है 20 को से इट मीन्स टू assign duties and authorities to the staff for working in an organization। तो इसको डायरेक्टिंग कहेंगे, बी स्टाफिंग कहेंगे, या सी ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे, या डी प्लानिंग कहेंगे। 20। ठीक है। तो देखिए इट मीन्स टू असाइन ड्यूटीज, जब ड्यूटीज असाइन की जाती हैं अथॉरिटी टू द स्टाफ फॉर वर्किंग एन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम स्टाफिंग कहेंगे, स्टाफिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 21। 21 में कहता है लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड वाज थ्योरी ऑफ। कहता है कि लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये किसकी थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? सोशल सिस्टम थ्योरी है इसको कहेंगे, या बी ग्रेटमैन थ्योरी कहते हैं इसको, या थ्योरी एक्स कहेंगे, या क्रिस्मेटिक थ्योरी कहेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 में जब लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड वाज थ्योरी ऑफ, ये आपके पास ग्रेटमैन थ्योरी है, इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 एम्प्लॉयज आर लेजी बट नेचर इज अप्रोच ऑफ लीडर्स रिलेटेड टू। कहता है कि एम्प्लॉयज जो है वो लेजी है बट बाय नेचर इज अप्रोच, बाय नेचर इज अप्रोच। ठीक है ना। एम्प्लॉयज आर लेजी बाय नेचर इज अप्रोच। तो जब एम्प्लॉयज लेजी होंगे तो उनकी नेचर में लेजीनेस है, तो कहता है ऑफ लीडर्स रिलेटेड टू, ये रिलेट करेगा किससे? थ्योरी एक्स से, थ्योरी वाई से, थ्योरी जेड से, या थ्योरी एक्स वाई से। ठीक है। 22। तो ये आपके पास ये जब एम्प्लॉयज जो होते हैं वो लेजी होते हैं, ये थ्योरी एक्स से रिलेट करता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहता है एडमिनिस्ट्रेटर्स रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, बी सुपरवाइजरी रोल, सी मैनेजमेंट रोल, या डी इवैल्यूएशन रोल। 23। तो ये आपके पास होता है मैनेजमेंट रोल। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस इज मैनेजमेंट रोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 24। 24 को देखेंगे हम, इसमें क्या कह रहे हैं। 24 एमसीक्यूज है, इसमें एमसीक्यू है। इसमें कहता है स्कूल इज considered as school plant because it grows like a human being, B tree, C building, या D business shop। ठीक है। 24। तो देखिए स्कूल इज कंसिडर्ड एज स्कूल प्लांट, स्कूल जो है ये कंसिडर होता है कि स्कूल प्लांट है। ठीक है। बिकॉज इट ग्रोज लाइक, कहता है कि ये ग्रो करता है लाइक, ये लाइक ट्री ग्रोज करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास 25 टीचर्स रोल एज सेल्फ efficiency means self efficiency, A knowledge of instructional matter, B believes to teach effectively and enhance learning, C ability to communicate, D respect for parents for persons and principles। ठीक है। 25। तो ये आपके पास आ जाएगा टीचर्स रोल एज सेल्फ एफिशिएंसी मींस ये बिलीव्स टू टीच इफेक्टिवली एंड एनहांस लर्निंग, ये आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 26 है, इसमें कहता है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्लानिंग एंड
प्रोवाइडिंग एजुकेशन एट लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल रेफर टू, कहता है कि जब आप रिड्यूस करेंगे किसको, रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है वो रिड्यूस करेंगे इन प्लानिंग, किसमें, प्लानिंग में, एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करने में एट लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल रेफर टू, ये प्रोसेस जो है इसको क्या कहेंगे, ए डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं प्रोसेस, बी सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा, सी डिसीजन मेकिंग होगा, या डी बजटिंग होगा। 26, तो ये आपके पास होता है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है 27, इसमें कहता है 27 को हम देखेंगे, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज, कहता है एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक है, टीचर ऑलवेज डायरेक्ट एक्टिविटीज, बी टीचिंग अकर्स इन आइसोलेटेड थेरापी रूम्स, या सी लर्निंग अकर्स इन रूटीन प्लान और चाइल्ड इनिशिएटिव एक्टिविटीज, या डी लर्निंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर, ठीक है। 27, तो ये आपके पास होता है, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज, एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज लर्निंग अकर्स इन रूटीन प्लान और चाइल्ड इनिशिएटेड एक्टिविटीज, ये आपके पास सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 को हम देखेंगे इसमें क्या कहता है, 28 में कहता है perennialism is a traditional philosophy of education and it is derived from, कहते हैं perennialism is a traditional philosophy है किसकी, of education की, and it is derived from, ये किससे derive की गई है, ठीक है, ए idealism से, बी pragmatism से, सी realism से, या डी deconstructionism से, ठीक है। तो 28, तो 28 का आपके पास आ जाएगा, ये आइडियलिज्म से है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 29, अ पर्सन विच enables an individual to distinguish between the true and false, the good and the bad, the right conduct and the evil doing is educational definition of, ये है किसकी डेफिनेशन है, ये सारी बातें जो है ये किसने कही थी, ए इमाम गजाली ने, बी इब्ने खल्दून ने, सी शाह वलीउल्लाह ने, या डी अल्लामा इकबाल ने। 29, तो ये आपके पास कहीं थी, ये इब्ने खल्दून ने, ठीक है। नेक्स्ट 30 है, इसमें कहता है दिस इज व्हेन द स्टूडेंट्स एक्टिवली पे अटेंशन, कहता है दिस इज व्हेन द स्टूडेंट्स एक्टिवली पे अटेंशन, रिसीविंग में, रिस्पॉन्डिंग में, वैल्यूइंग में, या डी ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। 30, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका, ये दिस इज व्हेन द स्टूडेंट्स एक्टिवली पे अटेंशन रिसीविंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 31, अ रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट समराइजिंग द पर्पस ऑफ द स्कूल इज नोन एज, ए यानी कि अ रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट्स जो होती है, कहता है समराइजिंग द पर्पस ऑफ द स्कूल इज नाउन एज, इसको क्या कहेंगे, स्टूडेंट आउटकम स्टेटमेंट कहेंगे इस स्टेटमेंट को, मिशन स्टेटमेंट कहेंगे, सी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कहेंगे, या डी स्कूल डिजाइन स्टेटमेंट कहेंगे। 31, तो ये आपके पास होती है, इसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। 31 का बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 32, इसमें कहता है स्टडी ऑफ बिहेवियर इज रिलेटेड टू, बिहेवियर की जो स्टडी होती है ये रिलेट करती है किससे, फिलॉसफी से, ए बी साइकोलॉजी से, सी एजुकेशनल साइकोलॉजी से, या डी गाइडेंस से। 32, तो 32 का आपके पास आ जाएगा, ये आपको पता है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो ऑलवेज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33, तो देखिए 33 में क्या कहता है, 33 में कहता है पर्सनल अचीवमेंट मोटिवेशन इज, ए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन,
या सी कॉम्पिटेंसी मोटिवेशन या डी टीचर मोटिवेशन। 33। तो देखिए, जब पर्सनल अचीवमेंट मोटिवेशन होगी तब भी पर्सनल का लफ्ज इस्तेमाल होगा। पर्सनल अचीवमेंट मोटिवेशन, तो वो आपके पास हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, पर्सनल लेवल की जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 34। इसमें कहते हैं एन एलिमेंट ऑफ फियर एंड एंजाइटी इज फाउंड इन, कहते हैं एन एलिमेंट ऑफ फियर, फियर और एंजाइटी फाउंड इन, किस में फाउंड किस में पाया जाता है? फियर एंड एंजाइटी एलिमेंट जो है वो आपके पास ए मैनेजमेंट में, बी सुपरविजन में, सी गाइडेंस में या डी इंस्पेक्शन में। 34। तो ये आपके पास इंस्पेक्शन में पाया जाता है, फियर एंड एंजाइटी इज फाउंड इन इंस्पेक्शन। नेक्स्ट आपके पास है 35। इसमें कहता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरीड आउट बाय, ठीक है। कहता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुपरविजन जो है इज यूजुअली कैरीड आउट बाय ए सोसाइटी, बी पेरेंट्स, सी टीचर या डी प्रिंसिपल, ठीक है। 35। तो ये आपको पता है कि डेफिनेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है स्कूल्स वगैरह में, तो वहां पे कॉलेजेस में, तो वहां पे जो होता है वो सुपरविजन जो कर रहा होता है वो प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में देखेंगे हम कि क्या कह रहे हैं, इसको हम देखेंगे 36 को। 36 में कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन मींस एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ, ये स्पेशल एजुकेशन कहेंगे, बी जनरल एजुकेशन होती है, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। 36। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन मींस एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ, ये जनरल एजुकेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 37। 37 में कहता है प्राइवेट स्कूल्स वर नेशनलाइज्ड बाय, प्राइवेट स्कूल जो है वो ऊपर हमने पढ़ा था कि नेशनलाइज हुए थे 1972 में, तो ये किसने किए थे, उसका नाम पूछ रहा है। ए प्रेसिडेंट अयूब खान ने, बी जनरल यहिया खान ने, या सी जुल्फिकार अली भुट्टो ने, या डी परवेज मुशर्रफ ने। तो प्राइवेट स्कूल वर नेशनलाइज्ड बाय, ये आपके पास था जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 38। तो 38 में कहता है टू फाइंड आउट हाउ फार ईच स्कोर इज फ्रॉम द मीन वी यूज, कहता है कि जब फाइंड करते हैं, ये रिलेटेड टू स्टेट क्वेश्चन है, तो रिसर्च वगैरह में ये यूज होता है स्टेट बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इसमें कहता है कि टू फाइंड आउट हाउ फार ईच स्कोर, जब ईच स्कोर लफ्ज यूज होगा इज फ्रॉम द मीन, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है ना। ये आपके पास कौन सा हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। 38 का डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 39। इसमें कहता है विच कम्स एट लास्ट इन ए रिसर्च रिपोर्ट, कहता है कि विच कम्स एट लास्ट इन रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। कहता है कि रिसर्च रिपोर्ट में एट लास्ट जो होते हैं वो क्या होती है, इनके रिसर्च रिपोर्ट जब बनती है तो उसके लास्ट में क्या होता है, ठीक है। रेफरेंसेस होते हैं, ए, बी फाइंडिंग्स होती हैं, सी सजेशंस होती हैं, या डी अपेंडिक्सेस होती हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो रिसर्च में होता है वो आपके पास सजेशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 नंबर देखेंगे हम, 40 में क्या कह रहे हैं। 40 में कहता है कि मेंटेनिंग स्कूल डिसिप्लिन इज द मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करना, ये मेन रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है, स्कूल टीचर की, टीचर होते हैं स्कूल में काफी सारे, उनकी होती है, या फिर डीओ की, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की, या फिर हेडमास्टर की, या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो देखिए मेंटेनिंग स्कूल जो है उसका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए वो मेन रिस्पांसिबिलिटी जो होती है वो हेडमास्टर की होती है, वो थ्रू टीचर करवाता है या जिस तरह से, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी उसकी में आता है, ठीक है, ये ऐड होता है उस इंस्टीट्यूट का। नेक्स्ट आपको 41।
इसमें कहता है डेवी लाइक बस दी फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। ए, एजुकेशन एज अ प्रोडक्ट, या रिकैपिचुलेशन, या आपके पास एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, या डी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। डेवी, तो देखिए डेवी जो था ये लाइक था बस द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस को, ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट आपके पास 42, इसमें कहता है टाइप ऑफ लीडर हु थ्रू हिज पर्सनल वैगर एंड एनर्जी इंस्पायर्स द followers and has a major impact on his institution या organization is called a legitimate leader, या आपके पास charismatic लीडर, या assumed लीडर, या आपके पास assigned लीडर। ठीक है, तो ये आपके पास होता है assigned लीडर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 43, रिक्रूटिंग सोर्स विच इज नॉट एक्सपेंसिव इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कहता है रिक्रूटिंग, जो रिक्रूटिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो वो एजुकेशन हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कहता है कि उसमें रिक्रूटिंग सोर्स जो होता है सोर्स, ठीक है, विच इज नॉट एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव वो इन कॉस्टली ना हो इज इन ऑर्गेनाइजेशन, वो एडवर्टीजमेंट है, बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, या सी एम्प्लॉयज रिफरल्स है, या आपके पास टेम्पररी रेंटल सर्विसेज है। ठीक है, तो 43, तो ये आपके पास होता है ये एम्प्लॉय रिफरल्स होंगे। ठीक है, एम्प्लॉय रिफरल्स इज नॉट एक्सपेंसिव इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कोड स्कूल हेड शैल टेक एट लीस्ट 6 periods a week, B 8 periods a week, 10 periods a week, या D 12 periods a week। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कोड, एजुकेशन कोड के मुताबिक स्कूल हेड जो है वो पीरियड लेगा एक वीक में कम से कम, एटलीस्ट वो कितने होंगे, वो 6 पीरियड्स अ वीक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 में क्या कहता है इसको देखेंगे। 45 में कहता है द टाइप ऑफ लीडर हु डज नॉट अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी हिमसेल्फ एंड हिज सबऑर्डिनेट मेनली परफॉर्म्स द वर्क इज नाउन एज। ठीक है, कहता है द टाइप ऑफ लीडर हु डज नॉट अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी कि कोई भी लीडर है, कोई भी हेडमास्टर है, कोई भी स्कूल का हेड जो है वो कोई भी एक्टिविटी जो है वो अटेम्प्ट नहीं करता, तो हिमसेल्फ खुद एंड हिज सबऑर्डिनेट मेनली परफॉर्म द वर्क इज नाउन, यानी कि उसके सबऑर्डिनेट जो होते हैं आगे टीचर्स हैं ये जो भी हैं, तो वो परफॉर्म करते हैं सारी एक्टिविटीज। ठीक है, तो कहता है कि उसको क्या कहेंगे, ऑटोक्रेटिक, बी डेमोक्रेटिक, या सी लाइजस्फेयर, या डी नन ऑफ दिस। ठीक है, 45, तो ये आपके पास क्या होगा, ये लाइजस्फेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 46, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी is the branch of psychology which deals with teaching and learning is defined by। कहते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ब्रांच है किसकी, साइकोलॉजी, which deals with teaching, डील करती है किसको, टीचिंग एंड लर्निंग को। ये किसने डिफाइन किया था, ये किसकी डेफिनेशन थी, ये किसने कहा था, ए पील ने, बी फ्रोड ने, सी स्किनर, या डी विलियम जेम्स ने। ठीक है, तो 46, तो ये कहा था स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 47, अ प्लान दैट कैन बी यूज्ड टू शेप द करिकुलम इन टीचिंग इज यूजुअली टर्म्ड एज। कहते हैं प्लान जो है कैन बी यूज्ड टू शेप द करिकुलम इन टीचिंग, करिकुलम को शेप देंगे किसमें, टीचिंग के लिए, इज यूजुअली टर्म्ड एज, ए ये प्रोजेक्ट होगा,
पैटर्न होगा, सी मॉडल होगा या डी डिजाइन होगा। 47 तो ये आपके पास डिजाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 48। इसमें कहता है करिकुलम मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर प्रोवाइडेड इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स वाज डिफाइंड बाय। यानी कि कहता है कि करिकुलम मीन्स, करिकुलम का मतलब है ऑल दोज एक्टिविटीज, तमाम तरह की एक्टिविटीज जो है विच आर प्रोवाइडेड इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल्स, यानी कि सारी एक्टिविटी जो स्कूल के अंदर होती है और स्कूल के बाहर, इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स, प्री डिटरमाइंड गोल्स जो है उनको अचीव करने के लिए वाज डिफाइंड बाय। ये किसने कहा था, ये किसके अल्फाज है, इसकी ये डेफिनेशन ये किसने कहा था? तो कहते हैं कि एल्बर्ट ने, बी टेलर ने, सी स्टेनले ने या डी कर ने। ठीक है, 48 तो ये आपके पास ये करने का था ये बात। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 को हम देखेंगे, इसमें क्या कहते हैं 49, इसमें कहता है जनरल वांट्स टू डिजायर, डिजायर्स आर सेड टू बी द बेस ऑफ ओवर बिहेवियर आर कॉल्ड। ठीक है, इसको मोटिव्स कहेंगे या बी ड्राइव्स कहेंगे या सी इनेट कहेंगे या डी नीड्स कहेंगे। ठीक है, 49 तो ये आपके पास ड्राइव्स होंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 50, असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज क्वांटिटेटिव टर्म्स इज कॉल्ड एज ए इवैल्यूएशन, बी एग्जामिनेशन, सी टेस्टिंग या डी मेजरमेंट। ठीक है, कहते हैं असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करना इज क्वांटिटेटिव टर्म्स, किसमें क्वांटिटेटिव टर्म में, यानी कि स्टूडेंट की जो असेसमेंट है क्वांटिटेटिव टर्म में होगी जब, तो उसको क्या कहेंगे, उसको इवैल्यूएशन कहते हैं, बी एग्जामिनेशन कहेंगे, सी टेस्टिंग कहेंगे या डी मेजरमेंट कहेंगे। ठीक है, 50 तो यह आपने याद रखना है कि जब भी स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है इन क्वांटिटेटिव टर्म, किसमें क्वांटिटेटिव टर्म में होगी तो वो हमेशा मेजरमेंट होती है। ठीक है ना, वो क्या होगी, मेजरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कहता है इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली, ए प्रोजेक्ट में, बी हिस्टोरिकल में, सी को रिलेशनल में या डी एक्शन में। ठीक है, 51 तो ये आपके पास इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली, तो ये आपके पास ये जैसे क्लासरूम में होती है तो ये आपके पास एक्शन रिसर्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 52। इसमें कहता है चेंज एजेंट विद लीडरशिप क्वालिटीज इज। ठीक है, चेंज एजेंट जो होगा विद लीडरशिप क्वालिटीज, किसमें लीडरशिप क्वालिटीज में, वो एजुकेशन ऑफिसर होगा, स्टूडेंट्स होगा, टीचर होगा या हेडमास्टर होगा, तो ये आपके पास सिंपल हेडमास्टर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 53। इसमें कहता है सैम्पलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन। ठीक है, सैम्पलिंग जो है, यानी कि सैम्पलिंग क्या चीज होती है, सैम्पलिंग ये चीज होती है कि जब आपके पास एक पॉपुलेशन होती है तो उसमें से सैंपल हम जो ड्रा करते हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको सैम्पलिंग कहते हैं। तो कहता है सैम्पलिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन किसमें, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, बी केस स्टडी रिसर्च में या सी हिस्टोरिकल रिसर्च में या डी एथनोग्राफिक में, एथनोग्राफिक में। तो ये आपके पास सैम्पलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए सैम्पलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 54। इसमें कहता है रिसर्चर इज अ पर्सन हु इज हाईली, रिसर्चर पर्सन वो होगा हु इज हाईली इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस, सोशल या एनर्जेटिक। ठीक है, 54 तो यानी कि रिसर्चर वो होगा, वो पर्सन होगा जो हाईली एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इसका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 55।
तो 55 में क्या कहता है इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है दी ऑर्डर्स फ्रॉम दी हाई अथॉरिटी टू गवर्नमेंट एजुकेशन सर्वेंट्स आर फाउंड इन ए ऑर्डर बुक में, हैंडबुक ऑफ सर्कुलर्स में, या सी कंटीजेंसी रिकॉर्ड्स में, या डी एजुकेशन कोड में। ठीक है 55। तो देखिए दी ऑर्डर्स फ्रॉम दी हाई अथॉरिटी, जब हाई अथॉरिटी की सेक्रेटरी या इस तरह से ऑर्डर्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं किसको, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या सर्वेंट्स जो भी होते हैं जो किसी चीज को डील कर रहे होते हैं, तो वो फर्ज करते हैं हेडमास्टर है किसी भी स्कूल में। तो जब ऊपर ऊपर से ऑर्डर आता है तो वो क्या करेगा, वो सर्कुलर जारी करेगा, तो हैंडबुक ऑफ सर्कुलर में। ठीक है नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहता है benevolent fund has no concern with the government employees for grant of A. Scholarships to employees children, B. Funeral charges of family, C. Marriage of daughters, C. Purchase of car motorcycle। तो ये आपके पास परचेज ऑफ कार मोटरसाइकिल होगा। ठीक है डी आ जाएगा। नेक्स्ट 57 है। इसमें कहता है स्पेशल डेली अलाउंस इज गिवन टू द एम्प्लॉय ट्रेवलिंग फॉर ऑफिशियल बिजनेस टूवर्ड्स ए स्मॉल सिटीज, बी बिग सिटीज, सी विलेजेस, या डी हिली एरियाज। ठीक है तो ये आपके पास होगा, ये उस वक्त होता है जब ट्रेवलिंग करता है किसके, बिग सिटीज की तरफ। ठीक है नेक्स्ट आपके पास है 58। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स आर अप्लाइड फॉर, ठीक है ए स्टूडेंट्स, बी पेरेंट्स, सी सोसाइटी, या डी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है 58। तो देखिए ईएनडी रूल्स जिसको कहते हैं, तो ये ईएनडी रूल्स जो होते हैं, ये एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल जो होते हैं, ये अप्लाई होते हैं किसके ऊपर, ये कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। 59 में कहता है माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन इनडिसिप्लिन एम्प्लॉय इज, माइनर पेनल्टी जो है किसके ऊपर, कोई भी एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है, तो कहता है कि वो कौन सी है, यानी कि सबसे कम जो सजा है वो कौन सी है उसके बारे में पूछ रहा है। ए टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस टर्मिनेशन, या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, या इंश्योर, या लोअरिंग इन द स्केल। ठीक है 59। तो ये आपके पास सबसे माइनर पेनल्टी जो होती है ये इंश्योर होती है। ठीक है नेक्स्ट आपके पास है 60। लेबोरेटरी अटेंडेंट इज कंसिडर्ड फॉर लीव पर्पस एज एम्प्लॉय ऑफ ए वोकेशन डिपार्टमेंट, बी नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट, या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या डी नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेबोरेटरी अटेंडेंट। ठीक है तो ये 60 का आपके पास आ जाएगा, ये नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है नेक्स्ट आपके पास है 61। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी ऑफ, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स जो है वो किस एजुकेशन पॉलिसी में एस्टेब्लिश हुई थी, 1959 में, 1972 टू 80 वाली, या 1992 में, या 1947 में 61। तो ये आपके पास 1972 टू 80 जो थी इसमें ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट आपके पास 62 एमसीक्यूज है, इसको हम देखेंगे। 62 तो 62 में कहता है कि the tool of assessment does not suit for shy and deaf students is A observation tool, B interview, C questionnaire, या D written test। 62 तो देखिए 62 में आपके पास ये the tool of assessment does not suit, ये आपके पास इंटरव्यू ही है। ठीक है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर, रिटन ये ठीक है, इंटरव्यू जो है ये इज डज नॉट सूट। ठीक है नेक्स्ट आपके पास 63। फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये
कि फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान में वो हेल्ड हुई थी इन 1947 में, 1958 में, 1971 में या 2009 में, ठीक है, 63। तो फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो थी पाकिस्तान में हेल्ड हुई थी वो 1947 में। 64 करिकुलम मींस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिकुलम का क्या मतलब है? ए चाइल्ड प्लान एक्सपीरियंसेस, बी टीचिंग एक्सपीरियंसेस, सी टेक्स्ट बुक रीडिंग या डी नॉलेज एक्सप्लोर, ठीक है। 64, तो 64 जो है ये आपके पास करिकुलम मींस टीचिंग एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, करिकुलम मींस टीचिंग एक्सपीरियंस। 65 है गाइडेंस इज primarily the chief function of, guidance is primarily the chief function of school teachers, B headmasters, C DEO या D deputy DEO। 65, तो 65 का आपके पास आ जाएगा ये स्कूल टीचर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन आंसर मेथड वाज डेवलप्ड बाय, क्वेश्चन आंसर मेथड जो है ये किसने डेवलप किया था? कोल्डवेल ने, बी ग्लेसर ने, सी सुकरात ने या डी जॉन डेवी ने? क्वेश्चन आंसर मेथड, तो ये आपके पास सुकरात था। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, डेवलप किया था किसने? सुकराटिक ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 67। 67 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। 67 में कहता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ, यानी कि आपके पास क्वालिटी एजुकेशन जो होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है किसकी क्वालिटी पर, यानी कि किस कौन सी क्वालिटी होगी तो जिसकी बेस पे क्वालिटी एजुकेशन आगे डिलीवर होगी। ए फिजिकल फैसिलिटीज हो, बी टीचर एजुकेशन, सी टेक्स्ट बुक्स या डी लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज। 67, तो देखिए क्वालिटी एजुकेशन जो होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसका मेथड अच्छा है, उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, वो अगर तो फर्ज करते हैं फिजिकल फैसिलिटीज हो लेकिन टीचर सही नहीं पढ़ा रहे, फिजिकल फैसिलिटीज क्या किया जाएगा? टेक्स्ट बुक्स तो बहुत अच्छी बनी हो लेकिन टीचर पढ़ाना नहीं जानता हो, उसकी मेथड सही नहीं है, स्ट्रेटजी सही नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आती है, तो क्या करेंगे टेक्स्ट बुक्स को? लेबोरेटरीज और लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हैं लेकिन उनको यूज करने वाला बंदा नहीं है सही, तो क्या करेंगे? इट्स मीन कि ये टीचर एजुकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि उसकी एजुकेशन किस तरह की है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट ought to be in the curriculum development referred to? A philosophical foundation, B psychological foundation, C sociological foundation या D economic foundation। 68, तो 68 का आपके पास आ जाएगा ये फिलोसफिकल फाउंडेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 69, माइक्रो टीचिंग इज द टेक्निक विच इज, माइक्रो टीचिंग जो होती है ये टेक्निक है, कंटेंट ओरिएंटेड है, स्किल ओरिएंटेड, सी असेसमेंट ओरिएंटेड या डी डिसिप्लिन ओरिएंटेड। तो देखिए माइक्रो टीचिंग जो होती है ये एक्टिविटी बेस्ड पे होती है, ठीक है ना, तो एक्टिविटी बेस्ड जब होगी तो वो आपके पास स्किल ओरिएंटेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 70, अ स्कूल टीचर इन पाकिस्तान इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर, एक स्कूल टीचर है इन पाकिस्तान में वो रिस्पांसिबल नहीं है इन चार में से किसका? टीचिंग का, एग्जामिनिंग का, सी प्रिपेयरिंग टीचर गाइड का या डी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। 70, तो देखें इसमें यह है टीचिंग, एग्जामिनिंग, प्रिपेयरिंग टीचर गाइड को प्रिपेयर करने का वो रिस्पांसिबल नहीं है, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि टीचर गाइड प्रिपेयर की जाए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 की तरफ हम देखेंगे कि इसमें क्या करें। इसमें क्या है, जनरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब नेशनल एस्पिरेशंस अबाउट लाइफ आउटकम्स,
as a result of education are called national aspirations about the outcomes। ठीक है, तो जब नेशनल लेवल्स के होंगे वो क्या होता है, एम्स हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। 71। तो जब आपके पास नेशनल लेवल के होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पे ऑब्जेक्टिव देखिए, कोई भी चीज है, करिकुलम है वगैरह है, उसको सेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो नेशनल एस्पिरेशंस होंगे अबाउट लाइफ आउटकम एज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 72, कहता है लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान एट प्रेजेंट इज। ठीक है, तो ये वैसे चेंज होती रहती है, तो इसको वैसे करंट अफेयर में देखना चाहिए। तो इनमें से जो है अगर ऑप्शन आ जाए तो आपने कौन सा टिक करना है कि लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान एट प्रेजेंट इज 40%, 57%, 50% या नन ऑफ दीज। ठीक है, 72, तो ये आपके पास 57% है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 73, एजुकेशनल सिस्टम इज डिवेल्प फॉर। एजुकेशनल सिस्टम जो होता है ये डेवलप किया जाता है किसके लिए, इसने क्या चीज देख के, किस मकसद के लिए डेवलप किया जाता है एजुकेशनल सिस्टम। ये सोशल नीड्स को देख के, पॉलिटिकल नीड्स को देख के, सोशल एंड पॉलिटिकल नीड्स या लीगल नीड्स। ठीक है, 73, तो ये आपके पास सोशल नीड्स को देख के एजुकेशनल सिस्टम इज डेवलप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 74, तो 74 में कहता है द पावर वी हैव टू स्टोर is experiences and to bring them into the field of our consciousness sometime after termed as a memory, b intelligence, c remembering और d forgetting। तो ये डेफिनेट मेमोरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 75। तो देखिए 75 में क्या कहते हैं, इसको देखेंगे हम। इसमें कहता है सर सैयद अहमद खान वाज released to the following institution related। ठीक है, रिलीज नहीं होगा, रिलेटेड बल्कि बेहतर है। सर सैयद अहमद खान जो है वाज रिलेटेड टू द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। सर सैयद अहमद खान जो थे वो कौन से इंस्टीट्यूट से रिलेट करते थे। ठीक है, ए नदवतुल उलेमा से, बी देवबंद से, या सी अलीगढ़ मूवमेंट से, या डी जामिया मिलिया से। 75, तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो अलीगढ़ मूवमेंट से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 76, which one education policy of Pakistan was prepared by एयर मार्शल नूर खान। एयर मार्शल नूर खान जो था उसने पाकिस्तान में कौन सी एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर की थी। ठीक है, 1972 टू 80 वाली जो थी, 1969 टू 70 वाली थी, या 1979 वाली थी, या 2009 वाली थी। एयर मार्शल नूर खान ने एक पॉलिसी एजुकेशन प्रिपेयर की थी, तो वो कौन सी थी ये पूछता है। तो वो आपके पास थी 69 टू 70 वाली, ये एयर मार्शल नूर खान ने प्रिपेयर की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 77, इफ द पोजीशन ऑफ द पर्सन चेंज बट सैलरी ग्रेड एंड अदर प्रिविलेजेस remain same, the social mobility is A occupational, B vertical, C horizontal और D ascending। ठीक है, तो 77 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 78, anecdotal record includes A student's total record, B children medical record, C results record या D visitor records। anecdotal record जो होता है इसमें इंक्लूड होता है आपके पास ये स्टूडेंट्स टोटल रिकॉर्ड जो होता है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 79 में कहता है इट इज सैंक्शन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन मैटरनिटी लीव्स, बी मेडिकल लीव्स, या सी अर्न लीव्स, या डी
कैजुअल लीव्स, यानी कि आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट है वहां पे प्रिंसिपल है या मास्टर है, वो कौन सी लीव दे सकता है आगे एम्प्लॉयज को, तो वो CL होती है, कैजुअल लीव होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 80। तो देखिए 80 में क्या कहता है, 80 80 में कहता है which register is used to convey the visiting remarks by the inspection staff। देखिए इंस्पेक्शन स्टाफ जो होता है, विजिटिंग रिमार्क्स जो होते हैं बाय द इंस्पेक्शन स्टाफ के, वो कौन सी बुक पे, कौन सी नोटबुक पे वो मेंशन किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, कैश रजिस्टर पे लिखे जाते हैं, बी ऑर्डर बुक पे, सी मूवमेंट रजिस्टर पे, या डी लॉग बुक पे। ठीक है, ये डी, तो ये आपके पास लॉग बुक में मेंशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय। IQ का जो कॉन्सेप्ट था ये फर्स्टली क्रिएट किया था किसने, स्टर्न ने, स्टैनफोर्ड ने, सिमन ने, या डी गार्डनर ने। ठीक है, 81, तो ये आपके पास था स्टर्न। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 82। अ रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज मोटिवेशन, ए, बी लर्निंग, सी कॉग्निशन, या डी रेनफोर्समेंट। ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज 82, तो ये आपके पास डेफिनेट बात है, ये लर्निंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 83। तो 83 में कहता है effective teaching is least frequently characterized by A, discussion procedures, homework assignment, C, recitation of lesson, या D, stimulating atmosphere। 83, तो देखिए कहते हैं effective teaching is least frequently characterized, least frequent characterize होगी वो recitation of लेसन में होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 84। फर्स्ट डिटेल रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इन पाकिस्तान वर प्रोड्यूस्ड इन। फर्स्ट डिटेल रिपोर्ट जो थी इन एजुकेशन, ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान में वो प्रोड्यूस हुई थी इन 1947 में, 1959 में, 1972 में, या 1978 में। 84, तो ये आपके पास 1959 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 85। 85 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। तो देखिए 85 में कहता है, 85 में कहता है 85 85 हमारे पास है, इसको हम देखेंगे। 85 इसमें कहता है फर्स्ट, 85 में कहता है एजुकेशन इंडेक्स इज वन एग्जांपल ऑफ अ, एजुकेशन इंडेक्स जो है इज वन एग्जांपल ऑफ अ जनरल रेफरेंस, बी प्राइमरी सोर्स, या सी सेकेंडरी सोर्स, या डी प्रोफेशनल जर्नल। ठीक है, 85, तो 85 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास सेकेंडरी सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 86। इन मोटिवेशन प्रोसेस द रिवार्ड्स व्हिच आर अवॉर्डेड बाय अदर्स एज अ consequences of an action is A, extrinsic reward, B, intrinsic reward, C, motivation, D, none of them। ठीक है, तो ये आपके पास होगी, ये एक्सट्रिंसिक रिवार्ड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 87। 87 में कहता है द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज प्रीसाइडेड ओवर बाय, ये मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुर रहमान था, नवाबजादा लियाकत अली खान, या सरदार अब्दुल रब नश्तर थे। तो ये फजलुर रहमान थे। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है 88। अब हम 88 को देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 88 तो देखिए 88 में कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 to 2010 was introduced by the गवर्नमेंट ऑफ, किसकी गवर्नमेंट थी, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। 1998 टू 10 जो एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, वो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, या नवाज शरीफ की थी, या सी जनरल मुशर्रफ की थी, या डी यूसुफ रजा गिलानी की थी। 88 तो 88 का आपके पास आ जाएगा ये नवाज शरीफ की दौरानिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 89। इसमें कहता है पीपल्स नेशनल यूनिवर्सिटी AIOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन दी पॉलिसी ऑफ, ठीक है, 1970 की पॉलिसी में, 1972 टू 80 की पॉलिसी में, 1979 की पॉलिसी में, या 1992 की पॉलिसी में। ठीक है, तो यह आपके पास था 1972 टू 80 की पॉलिसी में। ठीक है, AIOU। नेक्स्ट आपके पास है 90। बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ, बजट जो बनता है वो एस्टिमेट होता है किस चीज का, किस चीज की एस्टिमेशन होती है। इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, तो बजट जो होता है, बजटिंग जो होती है वो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है उसकी एस्टिमेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 91। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो क्या होती है, यानी कि वो रखती है क्या चीज है, उसके रिजल्ट रूल्स हैं या फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट होते हैं नॉन फॉर्मल के, रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट होते हैं, नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, या फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट नॉन फॉर्मल। तो देखिए नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है उसके रूल्स होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, रिजिड जो होते हैं ये फॉर्मल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 92। इनफॉर्मल एजुकेशन इज, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में कहता है ये है जस्ट स्कूलिंग, स्कूलिंग की जो होती है वो है टाइम बाउंड है, लाइफ लॉन्ग है, या प्री प्लान है। ठीक है, 92। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है ये आपके पास पूरी लाइफ की होती है। ठीक है ना, ये खाली स्कूलिंग की नहीं होती, टाइम बाउंड की भी नहीं होती, प्री प्लान की भी नहीं होती। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये लाइफ टाइम होती है। ठीक है, तो जो स्कूलिंग की होती है जस्ट स्कूल पे डिपेंड कर रही होती है, या फॉर्मल रूल्स होते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 93। अब हम क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। 93 में कहता है सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, सिंपोजियम जो है वो टाइप है डिस्कवरी मेथड की, डिस्कशन मेथड की, सी लेक्चर मेथड की, या डी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। तो सिंपोजियम जो होती है ये डिस्कशन मेथड की टाइप है। नेक्स्ट आपके पास है 94। पेडागोजी इज कंसर्न विद, पेडागोजी जो होती है ये कंसर्न करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स के साथ, बी कंटेंट के साथ, सी टीचिंग मेथड्स के साथ, या डी इवैल्यूएशन के साथ। तो पेडागोजी जो होती है ये कंसर्न विद टीचिंग मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 95। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, ए सेंसर मोटर स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। 95 तो ये आपके पास सेंसर मोटर स्टेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 96। नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, ए मौलाना शिबली नुमानी ने एस्टेब्लिश किया था, बी सर सैयद अहमद खान ने, सी मौलाना MLE मंगारी ने, या डी मौलाना अली जौहर ने, मोहम्मद अली जौहर ने। ठीक है, तो 96 तो ये आपके पास था मौलाना शिबली नुमानी। नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मौलाना शिबली नुमानी। ठीक है, शिबली नुमानी ने ये एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 97। 97 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो 97 इसमें कहता है चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज डिक्लेयर्ड इन,
चार्जेस वुड डिस्पैच जो था वो डिक्लेयर हुआ था 1835 में, 1854 में, 1857 में या 1876 में। तो ये आपके पास 1854 में डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 98। इसमें कहता है प्लान एंड सिस्टमेटिक एफर्ट बाय ओपन यूनिवर्सिटीज टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल्स विद द सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड। फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन है 98। तो ये आपके पास जो होती है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं इसके। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 99। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट which never comes to an end is A assessment, B monitoring, C learning या D instruction 99। तो ये आपको पता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस जो होता है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो लर्निंग ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 100। यूजुअली को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल आर ऑर्गेनाइज्ड या कंडक्टेड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ टीचर, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स। तो ये डेफिनेट जो है ये मैनेजमेंट होती है किसकी, हेडमास्टर की, किसी भी स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, आज के लेक्चर में हमारे पास 100 एमसीक्यूज थे, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से अक्सर पेपर में आ जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें पेडागोजी आती हो, उसके लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको आपने गौर से तैयार करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ